तो हम लोग जो इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे है, बट डेटा जो है उसमें 2023-24 का होता है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और उसका लेक्चर नंबर 2 जो है हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने जो देखा था उसको हम लोग एक बार क्विक रिकैप यानी कि क्विक तरीके से तेजी से हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 में था बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। इसमें हमने देखा था कि 2011-12 पर आधारित गणना के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वर्ष में वस्तु और सेवाओं का उत्पादित कुल मूल्य जो है वो हमारा जीएसडीपी कहलाता है। के हाल के आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में 2,47 लाख यानी 2.47 लाख करोड़ रुपए से 3.5 गुना बढ़कर 2023-24 में 8.5 लाख यानी कि 8.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो 8,54,429 जो एग्जैक्ट डेटा है वहाँ तक हमारा पहुँच चुका है और स्थिर मूल्य पर 4,64,540 रुपये हमारा पहुँच चुका है। वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य हम लोगों ने कल इस बारे में मतलब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस बारे में चर्चा किया था। तो वर्तमान मूल्य पर जो भारत का जो माफ़ कीजिएगा बिहार का जो जीडीपी है वो 8,54,429 करोड़ रुपए और स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपए है। एक बार फिर से इस चीज़ को याद कर लें कि वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपए और स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपए है। ये हम लोगों ने देखा था। इसमें सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र का योगदान है 58.6% का, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 21.5% का और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9% का है। तो यहाँ पर हम लोग याद रख सकते हैं 58.6, 21.5 एंड 19.9, 58.6, 21.5, 58.6, 21.5 एंड 19.9, 58.6, 58.6, 21.5 एंड 19.9, 58.6 तृतीय क्षेत्र का, 21.5 द्वितीय क्षेत्र का और 19.9 यानी 19.9% तृतीय क्षेत्र का योगदान हमें देखने को मिलता है बिहार की अर्थव्यवस्था में। अब देखते हैं, हम लोगों ने बस ये सारी चीज़ें देख ली थी, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम लोगों ने देख लिया, ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय 2,52,082 करोड़ रुपए था और 2023-24 में कुल व्यय में मतलब 2023-24 में जो राज्य सरकार का कुल व्यय था वो 2,52,082 करोड़ रुपए था, जिसमें से योजना व्यय पर 1,01,835 करोड़ रुपए और स्थापना एवं समर्पित व्यय पर 1,50,247 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि योजना व्यय पर कम खर्च होता है स्थापना एवं समर्पित व्यय की तुलना में। अब आगे चलते हैं हम लोग। राजस्व व्यय 1,90,514 करोड़ 2023-24 के बारे में बोल रहे हैं हम लोग। राजस्व व्यय 1,90,514 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय 61,568 करोड़ रुपए था। तो राजस्व व्यय से राज्य को उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन अगर पूंजीगत व्यय अगर हमारा बढ़ता है तो राज्य को फायदा होता है। पूंजीगत व्यय में जैसे रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीज़ों पर अगर खर्च किया जाता है तो उससे जो है हमारा जो अवसंरचना निर्माण करते हैं, जैसे फैक्ट्री लगाना, ये सब चीज़ों को हम लोग पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो पूंजीगत व्यय में अगर ज़्यादा खर्च हो तो राज्य की तरक्की होती है, रोजगार मिलता है। लेकिन अगर राजस्व व्यय खर्च हो तो राजस्व व्यय में जो है वो खर्च राजस्व व्यय में खर्च होने से क्या होता है कि रोजगार में उतनी वृद्धि नहीं होती, जो सरकार के पहले से देनदारियाँ हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। अब यहाँ पर यह देखना है कि 2023-24 में राज्य सरकार के राजस्व और पूंजीगत दोनों लेखों में 2019-20 की अपेक्षा उल्लेखनीय बदलाव आया है। पूंजीगत व्यय में राजस्व व्यय 1.5 गुना बढ़ गया, जबकि पूंजीगत व्यय 3.1 गुना बढ़ा है, मतलब खर्चा बढ़ा है। जैसे मान लीजिए पहले 20 लाख करोड़ होता था, 20,000 करोड़ होता था, तो अब पूंजीगत व्यय 60,000 करोड़ हो गया। पहले 20,000 करोड़ अगर राजस्व व्यय होता था, अब 1.5 गुना बढ़ के 30,000 करोड़ का, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब ये देखना है कि कुल व्यय के प्रतिशत में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2019-20 में 14% से बढ़कर 2023-24 में 24% हो गया। तो पूंजीगत व्यय इस समय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, तो 24% है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। अब हमें ये देखना है कि
2023-24 में राज्य का कुल उधार 60,218 करोड़ रुपए था और लोक ऋण भुगतान 23,969 करोड़ रुपए था। 2023-24 में सरकार ने कुल उधार 60,218 करोड़ रुपए का लिया था और सरकार के पास कुल बकाया अभी कितना है तो 3,32,741 करोड़ रुपए सरकार के पास कुल बकाया है। ठीक है, इस चीज़ों को हमें याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखना है कि सरकार द्वारा प्राप्त कुल राजस्व का 27.7% हिस्सा अपने कर और करेत्तर स्रोतों से आया और राज्य के अपने कर स्रोतों से राजस्व 9.9% बढ़कर 44,018 करोड़ रुपए से 48,861 करोड़ रुपए हो गया। वहीं करेत्तर राजस्व में 27.1% का उछाल हुआ और 4,135 करोड़ रुपए से 5,257 करोड़ रुपए हो गया। मतलब अगर हम लोग यहाँ का इस लाइन का जो 8 नंबर स्लाइड 8 नंबर जो पॉइंट है इसका अगर सार देखें तो राज्य सरकार को कुल प्राप्त राजस्व का 27.7% हिस्सा अपने कर और करेत्तर स्रोतों से आया है। कैसे? जिसमें से कर और करेत्तर स्रोतों से 27.7% हिस्सा आया है। राज्य ने अपने कर स्रोतों से राजस्व 9.9% से बढ़कर कितना कर लिया है 9.9% बढ़ गया है। 48,361 करोड़ रुपया जो है सरकार को कर से आता है और जो कर से अलग राजस्व है उससे जो है 5,527 करोड़ आता है। तो यहाँ पर इस 8 नंबर पॉइंट का सार ये है कि कर राजस्व में ज़्यादा इनकम बिहार सरकार को होता है और करेत्तर राजस्व में कम इनकम होता है। अब कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में चले तो राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी GSVA में कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी क्षेत्र का हर साल लगभग 5वें हिस्से का योगदान रहता है, जो कि अभी हमने बताया 19.6% या 9% ऐसा था। ऊपर हम लोगों ने 19 पॉइंट कितना प्रतिशत बताया था 19.9% था 19.9% था। बार बार इसीलिए पढ़ ले रहे हैं हम लोग, देख ले रहे हैं कि ताकि चीज़ें जो है वो याद रहें। ठीक है, अब देख लें तो धान की में भी बढ़ा है भारत का उत्पादन, धान का उत्पादन भी बिहार में धान का उत्पादन भी बढ़ा है, गेहूं का भी उत्पादन बढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन बढ़ा है तो मक्का का उत्पादन बढ़ा है। बागवानी में आम का भी उत्पादन बढ़ा है, लीची का भी उत्पादन बढ़ा है, मखाना का उत्पादन बिहार में देश का 85% होता है, इस चीज़ को याद रखना है। राज्य में दूध, अंडे और मछली का उत्पादन भी बढ़ा है। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं बिहार सरकार ने लाया है, जैसे कि मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना, पठारी क्षेत्र मत्स्यिकी तालाब निर्माण योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, बिहार राज्य बीज निगम राज्य योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, जैसी अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार ने किया है। कृषि यंत्रीकरण के लिए भी सरकार ने पैसा खर्च किया है और इस राशि में भी बढ़ोतरी किया है। जल जीवन हरियाली अभियान है, 7 निश्चय है और जैविक कॉरिडोर की योजना, डीजल सब्सिडी योजना, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। अब द्वितीय क्षेत्र में उद्यम क्षेत्र में चलें, टॉपिक नंबर 4 में चलें तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है तो खनन एवं उत्खनन आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए यूपीएससी प्रतियोगिता दर्पण में मैं देख रहा था तो खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आ गया था और उत्खनन जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आया था। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि खनन और उत्खनन द्वितीय क्षेत्र में आता है। अब यहीं पे जो है थोड़ा सा चीज़ों को समझने की चीज़ें हैं कि क्या समस्या है। तो खनन एवं उत्खनन में यहाँ पे हम लोग इसी हिसाब से चलते हैं। द्वितीय क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र आते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है तो खनन उत्खनन आता है, विनिर्माण आता है, विद्युत आता है, गैस आता है, जलापूर्ति आता है, निर्माण गतिविधि आता है। ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित मैच कराइए, जैसे प्राथमिक क्षेत्र दे देगा, द्वितीय क्षेत्र दे देगा, तृतीय क्षेत्र दे देगा। यहाँ पर लिख देगा कि जैसे ABCD है, यहाँ पे 1 नंबर दे देगा कि उत्खनन और विनिर्माण, गैस जलापूर्ति, अन्य सेवाएं, निर्माण, ये सब किस क्षेत्र में आता है, इसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या कृषि दे देगा, उसके बाद सेवाएं दे देगा, उत्खनन, विद्युत, गैस दे देगा, इस तरह से दे देगा, मिलाने के लिए दे सकता है या डायरेक्ट पूछ सकता है। तो याद रखना है द्वितीय क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन आता है, विनिर्माण आता है, विद्युत गैस आता है, विद्युत आता है, गैस आता है, जलापूर्ति भी जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है और निर्माण और क्षेत्र भी आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। निर्माण, विनिर्माण, खनन उत्खनन, गैस, विद्युत, जलापूर्ति द्वितीय क्षेत्र में आता है। और याद रखना है कि द्वितीय क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में 50.2% का
योगदान है। जिसके बाद नहीं, यहाँ पे ये याद रखना है कि 2021-22 से 2022-23 के बीच निर्माण संबंधित गतिविधियों में 22% की दर से वृद्धि हुई है। और द्वितीयक क्षेत्र का जो टोटल सकल राजस्व घरेलू उत्पाद होता है उसमें द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण का सबसे ज़्यादा योगदान है, और उसके बाद विनिर्माण का योगदान। द्वितीयक देखिए सबसे ज़्यादा तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान है, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है बिहार की कुल अर्थव्यवस्था में, फिर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। लेकिन द्वितीयक क्षेत्र में अगर हम चलें, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, तो द्वितीयक क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा निर्माण का है, उसके बाद विनिर्माण का है। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। पहले निर्माण का है फिर विनिर्माण का है। औद्योगिक उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब हम लोग आगे चलते हैं श्रम रोजगार और कौशल में। हम पढ़ते चलते हैं, आप लोग सुनते चलिएगा, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ हम लोग उसको कवर कर लेंगे। श्रम रोजगार और कौशल। सांविधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण यानी PLFS की रिपोर्ट है कि 2022-23 में बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर 50.9% थी, जो 2023-24 में 55% हो गया। तो श्रम शक्ति सहभागिता दर बिहार में 2022-23 में 50.9% था, जो कि 2023-24 में 55% हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। इसी प्रकार 2022-23 में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% था, जो कि 53.2% पहुंच गया, यानी 53.2। मतलब श्रम शक्ति सहभागिता दर 55% हो गया, और 2023-24 में जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वो 53.2% हो। श्रम शक्ति सहभागिता दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात, ये दो चीज़ें हैं जिसको कि हम लोगों को समझना पड़ेगा। श्रम शक्ति सहभागिता दर क्या है, इस बारे में हम लोग अभी देखते हैं। देखिए, श्रम शक्ति सहभागिता दर का मतलब क्या होता है। श्रम शक्ति सहभागिता दर, तो श्रम शक्ति सहभागिता दर का मतलब है कि किसी देश में काम करने की उम्र की आबादी में से कितने लोग काम करने या नौकरी पाने की तलाश में हैं। यह दर किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। जैसे मतलब किसी देश में काम करने की उम्र की आबादी में से कितने लोग, मतलब काम करने, मान लीजिए कि किसी देश में टोटल 100 लोग हैं, 100 लोग में से किसी देश में काम करने की उम्र की आबादी, काम करने की 15 से जैसे 59 वर्ष है, ठीक है। तो काम करने की उम्र की आबादी जैसे मान लेते हैं, तो काम करने की उम्र की आबादी में से कितने लोग, मान लीजिए कि काम करने की उम्र की आबादी 100 टोटल जनसंख्या, इसमें से मान लीजिए 60 लोग हैं काम करने की उम्र की आबादी। इस 60 लोगों में से कितने लोग नौकरी की तलाश में हैं, उसको कहते हैं श्रम सहभागिता दर। उसको क्या कहते हैं, श्रम शक्ति भागीदारी दर या श्रम शक्ति सहभागिता दर कहते हैं, ठीक है। अब हो गया दूसरा चीज, हो गया कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है। अब ये चलते हैं, तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या होता है कि किसी देश में रोजगार करने वाले लोगों की संख्या का देश की कुल आबादी में अनुपात। मतलब देश में रोजगार करने वाले लोगों की संख्या का देश की कुल आबादी में अनुपात। मतलब रोजगार करने वाली संख्या मान लीजिए कितना है, मतलब देश की जनसंख्या 100 है, रोजगार करने वाली जनसंख्या कितनी 55, तो उसका अनुपात तो 53.2% है आपका श्रमिक जनसंख्या अनुपात, जो कि हमेशा कम होता है। और श्रम शक्ति सहभागिता दर 55% है, जो कि हमेशा ज़्यादा होता है। अब आगे चलते हैं। बिहार शताब्दी असंगठित क्षेत्र मजदूर एवं कारीगर सामाजिक सहायता योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ पे एक योजना क्या, बिहार शताब्दी असंगठित क्षेत्र मजदूर एवं कारीगर सामाजिक सहायता योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 में दावों की संख्या 2563 पहुंच गई। 2022-23 की अपेक्षा 146% की वृद्धि को दर्शाता है। 2023-24 में कुल अनुदान 14.99 करोड़ रुपए था, जो कि 2022-23 से 144.1% अधिक था। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें था नहीं, बस बिहार सरकार की ये योजना है कि असंगठित क्षेत्र मजदूर एवं कारीगर, असंगठित क्षेत्र मजदूर एवं कारीगर सामाजिक सहायता योजना, इसको याद रखना बस, असंगठित क्षेत्र मजदूर एवं कारीगर सामाजिक सहायता योजना, असंगठित क्षेत्र मजदूर एवं कारीगर सामाजिक सहायता योजना। आगे चलते हैं। बिहार भवन एवं अन्य स्वनिर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के तहत 2019-20 से 2023-24 तक के गत वर्षों में
निबंधित निर्माण श्रमिकों की संचित संख्या 1,07,072.01 करोड़ हजार पहुंच गई और 2023-24 में लाभार्थियों की संख्या 109.63 हजार थी। इस वर्ष के लिए कुल स्वीकृत रकम 694.80 करोड़ थी, जो कि 2022-23 से 50% अधिक धनराशि आवंटन दर्शाती है। वहीं कुल प्रयुक्त रकम 622.70 करोड़ थी और उपयोगिता दर 90% थी। तो ये उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, बट हम लोगों ने एक बार इसे देख लिया। आगे जहाँ इंपॉर्टेंट अभी पढ़ रहा हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा हम लोग वहाँ पर गौर कर लेंगे। वर्ष 2023-24 में 1403 बाल मजदूरों को बचाया गया। बचाए गए बच्चों के पुनर्वास की निगरानी और उसके सहयोग के लिए बाल मजदूर ट्रैकिंग प्रणाली सॉफ्टवेयर का उन्नत संस्करण शुरू किया गया। राज्य सरकार ने 25,000 प्रति बच्चा की दर से बचाए गए 2,658 बच्चों को करीब 6.64 करोड़ रुपए वितरित किए। यहाँ पे बाल मजदूर ट्रैकिंग प्रणाली सॉफ्टवेयर से का उन्नत संस्करण शुरू किया गया है, बाल मजदूरों को बचाया गया है और बच्चों के पुनर्वास और निगरानी के सहयोग के लिए बाल मजदूर ट्रैकिंग प्रणाली सॉफ्टवेयर का उन्नत संस्करण शुरू किया गया है। और जो बचाए गए बच्चे हैं उसको 25,000 रुपये प्रति बच्चा राज्य सरकार देता है। तो कितना रुपया दे रहा है? 25,000 देता है। यहाँ पे हमको यही बस इंपॉर्टेंट लग रहा है। 2023-24 में बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी द्वारा 4,29,015 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया। वहीं 2023-24 में कई चरणों की प्रक्रिया के बाद 2,23,153 प्रत्याशियों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा सरकार को प्राप्त हो गई है। बिहार तकनीकी सेवा द्वारा कुल 3,915 पदों के लिए रिक्तियों विज्ञापन दिए गए और 2,961 प्रत्याशियों के लिए नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी रूसेटी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने 2023-24 में 973 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से कुल 30,434 प्रत्याशी प्रशिक्षित हुए और वर्ष 2023-24 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने पर हुआ कुल व्यय 10.91 करोड़ रुपए था। आगे चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लक्ष्य ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करके आजीविका उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य क्या है। तो ग्रामीण से पता चल रहा है ग्रामीण और गरीब, दीनदयाल है तो दीन लोग का तो गरीब, तो ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करके आजीविका उपलब्ध कराना। बिहार में इस योजना का क्रियान्वयन जीविका के जरिए किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लक्ष्य क्या है? तो गरीब युवाओं के कौशल प्रदान करके आजीविका उपलब्ध कराना और इस योजना का क्रियान्वयन जीविका के जरिए होता है। सितंबर 2024 तक इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 83,806 युवा लाभान्वित हुए। सभी प्रशिक्षित प्रत्याशियों में से 54% को रोजगार मिल गया और वर्ष 2023-24 में कौशल कार्यक्रमों के संचालन पर हुआ कुल व्यय 28.04 करोड़ रुपए था। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच 1,0703.9 हजार लोगों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किए और उनमें से 1,683.1 हजार लोगों को पासपोर्ट मिल गया। भारत सरकार की पहल पासपोर्ट आपके द्वार के तहत बिहार में 2 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 35 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र इस परियोजना का लक्ष्य बिहार के निवासियों के लिए पासपोर्ट सेवा को अधिक सुगम बनाना है। तो पासपोर्ट आपके द्वार एक योजना हो गया। पासपोर्ट आपके द्वार, पासपोर्ट आपके द्वार, पासपोर्ट आपके द्वार योजना एक योजना हो गया ये। अब भौतिक अवसंरचना में चलते हैं। भौतिक अवसंरचना में क्या कह रहा है? वर्ष 2011 से 2024 की अवधि में बिहार ने देश के बड़े राज्यों के बीच परिवहन एवं संचार क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 10.1%, कर्नाटक के 7.7% के बाद सर्वाधिक 7.6% वृद्धि दर्ज की है। तो परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में बिहार ने 7.6% की दर से वृद्धि की है। देश में तीसरा स्थान है। इस क्षेत्र में दर्ज तेज विकास के कारण इस क्षेत्र का योगदान क्रमशः बढ़ता गया है। 2011-12 के 17,545 करोड़ रुपए से 2023-24 के 47,313 करोड़ रुपए हो गया है। इस अवधि में पूरे सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का योगदान 3% अंक से बढ़कर 7.3% से 10.2% तक पहुंच गया है। मतलब 3% अंक बढ़ा है, 7.3% था, अब 10.2% हो गया है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आ गया। देखिए, बिहार जनसंख्या के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के लिहाज से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका 2011 में देश की जनसंख्या में 8.6% का हिस्सा था। तो 2011 की जनसंख्या के हिसाब से बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है और देश की जनसंख्या में 8.6% का योगदान रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। वहीं क्षेत्रफल के मामले में बिहार का देश में 12वां बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के मामले में 12वां बड़ा राज्य। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद हो गया? जनसंख्या के मामले में तीसरा, क्षेत्रफल के मामले में 12वां और कुल 8.6% आबादी जो है बिहार में निवास करती है देश की। इस चीज़ को हमें याद रखना है।
ठीक है, आगे हो गया, आगे चलते हैं। वहीं देश के क्षेत्रफल का 2.86% हिस्सा है। तो देश के क्षेत्रफल का कितना है? 2.86% हिस्सा है। वर्ष 2019 में देश के सभी राज्यों के सड़क नेटवर्क के लिहाज से बिहार में देश का 8वां स्थान है सड़क नेटवर्क के हिसाब से। और गत 2 दशकों में पथ अवसंरचना के निर्माण और रखरखाव पर व्यय लगातार बढ़ता गया है। पूरे राज्य में सड़कों का लंबाई और चौड़ाई में फैलाव बढ़ाने के लिए गत 2 दशकों में सड़कों और पुलों पर 1.13 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट खर्च किया गया है। तो ये जो स्लाइड है 2 नंबर वाला, यहाँ वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से बिहार देश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। देश की कुल आबादी का 8.6% निवास करता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। और क्या है, सड़क लिहाज के दृष्टि से बिहार देश का 8वां बड़ा स्थान है। यहाँ पे हो गया। अब आगे चलते हैं। सड़क नेटवर्क का काफ़ी अधिक चौड़ीकरण हुआ है। अभी 90% या अधिक राष्ट्रीय उच्च पथ और 85% से अधिक राज्य उच्च पथ 2 या अधिक लेन वाले हैं। 90% से अधिक राष्ट्रीय उच्च पथ और 85% से अधिक राज्य उच्च पथ 2 से या अधिक लेन वाले हैं। हालांकि 48% मुख्य जिला पथ, मध्यवर्ती लेन और 32% एक लेन वाले हैं। 4 द्रुत मार्गों वाराणसी रांची कोलकाता द्रुत मार्ग, गौरख सिल्लीपुरी द्रुत मार्ग, पटना पूर्णिया द्रुत मार्ग और रक्सिया हल्दिया द्रुत मार्ग का निर्माण शुरू होने से राज्य तेजी से प्रगति कर रहा है। वहीं भविष्य में कुछ अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण राज्य में यातायात का चेहरा बदल देगा। तो 4 द्रुत मार्ग क्या है? तो वाराणसी रांची कोलकाता, वाराणसी रांची कोलकाता, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी, वाराणसी रांची कोलकाता, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी, पटना पूर्णिया और रक्सौल हल्दिया। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बल देने और यातायात का अबाध आगमन सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण पथों के निर्माण और रखरखाव में रणनीतिक रूप से निवेश किया है। वर्ष 2005 से 2025 की अवधि में ग्रामीण गांव टोलों तक पथ संपर्क उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं और पक्की सड़कों की लंबाई 835 किलोमीटर से बढ़कर 1.17 लाख किलोमीटर हो गई है। 5 नंबर में चलते हैं। पथ परिवहन क्षेत्र बिहार की अर्थव्यवस्था के एक विकास वाहक के रूप में उभरा है और इसका योगदान गत 2 दशकों में 8400 करोड़ रुपए से बढ़कर 25,100 करोड़ रुपए हो गया है। देश के बड़े राज्यों के बीच बिहार का परिवहन संबंधी मोटर वाहनों के निबंधन के लिहाज से 5वां स्थान और परिवहनोत्तर मोटर वाहनों के लिहाज से 7वां स्थान है। परिवहन में 2 नई योजनाएं मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पे ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोटर वाहनों के निबंधन के लिहाज से 5वां स्थान है बिहार का और 2 योजनाएं शुरू की गई हैं, मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, ये 2 चीजें शुरू की गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2014 से भारतीय रेलवे ने बिहार में 624 किलोमीटर नई लाइनों का निर्माण किया है। 739 किलोमीटर में एकाधिक लाइनें बिछाई गई हैं। 519 किलोमीटर में गेज बदला है। 1927 किलोमीटर में विद्युतीकरण हुआ है तथा 63 सड़क ऊपरी पुलों और 214 सड़क अधो पुलों का निर्माण किया गया है। इस अवधि में यात्रियों की सुविधा के लिए 115 नई रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं। वहीं 300 जोड़ी से अधिक रेलगाड़ियों का विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। इस प्रकार पटना हवाई अड्डा के गत दशक 2014-15 से 2023-24 तक लगभग 3 करोड़ यात्रियों की सेवा दी है, लगभग 83,000 टन सामान की ढुलाई की है और हर साल औसतन 24,026 वायुयानों का आगमन हुआ है। टॉपिक नंबर 7 में चलते हैं, मतलब पॉइंट 7। भवन निर्माण विभाग का योजना भी है 2008-9 से 2024-25 तक की अवधि में 332 गुना बढ़ा, जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में महज 4 गुना वृद्धि हुई है। मतलब योजना व्यय जो है उसमें 332 गुना बढ़ा है, जबकि स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय महज 4 गुना बढ़ा है। योजना व्यय 2011-12 में ही प्रतिबद्ध व्यय से अधिक हो गया था। वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में योजना व्यय के तहत 4,008 करोड़ रुपए और स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय के तहत 1,005 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। मतलब योजना व्यय में ज़्यादा खर्च हो रहा है, स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय में कम खर्चा हो रहा है। याद रखना, योजना व्यय में ज़्यादा होता है, स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय में कम होता है। अब अध्याय 7 ई शासन, टोटल 14 इस तरह से अध्याय है। उसके बाद फिर आगे सबका विस्तार है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इकोनॉमिक सर्वे को पेज बाय पेज पढ़ रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत हो रहा है वहाँ पे आप लोगों को समझा रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं इकोनॉमिक सर्वे का 1-2 घंटे में 1 घंटे 1.5 घंटे का एक वीडियो ला दीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट का, तो वो भी ला देंगे, उसका भी एक वीडियो बना देंगे। लेकिन हम लोग इससे ये पढ़ रहे हैं, इससे हमें मेंस में काम देगा। क्योंकि हम लोग 71 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग के पास समय है, तो क्यों ना हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के लाइन बाय लाइन को पढ़ के सुनकर अपने वर्ड को, अपने शब्दों को बढ़ाएं, शब्दों की
को बढ़ाएं, अपने शब्द का जो रेंज होता है उसको बढ़ाएं और चीज़ों को अच्छे से कवर करें। आगे चलते हैं ई शासन में। राज्य सरकार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी अवसंरचना को लगातार मजबूत करती रही है। हर परिवार में औसतन 2 व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है और अब लगभग सभी पंचायतों को डिजिटल पहुंच उपलब्ध हो गई है। युवाओं को कौशल प्रदान करने और शोध एवं विकास के मकसद से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कृत्रिम मेघा, मार्कअप लैंग्वेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा और फोरेंसिक जैसी नई प्रौद्योगिकी ध्यान केंद्रित किया है। कितना अच्छा वर्ड है, देखिए मेंस में लिखने में कितना अच्छा काम आएगा कि युवाओं को कौशल प्रदान करने और शोध एवं विकास के मकसद से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कृत्रिम मेघा यानी कि एआई, मार्कअप लैंग्वेज है ना, एआई मार्कअप लैंग्वेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक जैसी नई प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया है। 2 नंबर पॉइंट। इन प्रौद्योगिकीय प्रगतियों का उपयोग राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बहाल रखने में किया जा रहा है। अपराधी एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली के जरिए 3 करोड़ से अधिक स्टेशन डायरियां दर्ज की गई हैं। चेहरे की पहचान, गिरोह के विश्लेषण और ऐसी अन्य चीज़ों के आधार पर तैयार अपराध संबंधी डेटाबेस का उपयोग अपराधियों की पहचान, आपराधिक इतिहास, तेजी से गिरफ्तारी, अपराध से प्रभावी बचाव, पहचान एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। पिछले 5 वर्षों में प्रणाली में 10 लाख से भी अधिक अपराधियों का डेटा अपलोड किए गए हैं। अब आगे चलते हैं 3 नंबर में। आपात अनुक्रिया समर्थन प्रणाली ERSS पर डायल 112 के जरिए प्रतिदिन 68,000 कॉल सुने जाते हैं और ज़रूरतमंद व्यक्ति को 15 मिनट के अंदर त्वरित अनुक्रिया उपलब्ध कराई जाती है। त्वरित अनुक्रिया उपलब्ध कराई जाती है, त्वरित समाधान नहीं, त्वरित अनुक्रिया उपलब्ध कराई। अनुक्रिया कितना अच्छा वर्ड है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अनुक्रिया। वहीं महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए सुरक्षित सफर सुविधा ऐप का आरंभ सितंबर 2024 में ERSS 2.0 के तहत किया गया है। तो महिला यात्रियों के लिए क्या किया गया, सुरक्षित सफर सुविधा ऐप को किया गया है। नवंबर 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी की कुल 70,057 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इन धोखाधड़ियों की पुष्टि के बाद 3,668 प्राथमिकताएं दर्ज की गईं। विभिन्न जिलों में साइबर सेल और साइबर पुलिस थानों को साइबर अपराध के बारे में 15.72 लाख कॉल प्राप्त हुए और कुल 560 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। 4 नंबर में चलते हैं। यातायात नियमों को लागू करके सितंबर 2024 तक यातायात के नियमों को तोड़ने वाले 19 लाख लोगों को ई चालान जारी करके 120 करोड़ रुपए वसूले गए। समेकित खनन सूचना प्रबंधन प्रणाली के जरिए सितंबर 2024 तक 43.1 लाख ई चालान निकाले गए। 9.13 करोड़ मीट्रिक टन बालू और 1.08 करोड़ मीट्रिक टन पत्थर डिस्पैच किए गए। 82,112 GPS युक्त खनिजवाही वाहनों को निबंधित किया गया। 410 धर्मकांटा समेकित किए गए और 247 घाटों का जियो फेंसिंग किया गया। भूमि बंदोबस्ती एवं प्रलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा स्वचालित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और भी बढ़ाने और भूमि अधिग्रहण, चकबंदी आदि जिन अछूते क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप से स्थिति बदल सकती है उनमें तथा 2024 में जारी बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी ढेर सारी पहलें की गई हैं। राजकोषीय शासन के क्षेत्र में CFMS 2.0, वेटमिस, GST सिंगल लाइन, ऑन गेन पोर्टल, ई स्टाम्पिंग, ई निबंधन, ई संपत्ति कर प्रणाली आदि स्थिति बदलने वाले साबित हुए हैं। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन और सतत विकास के लिए ई हरित पहलों के सुधार के लिए प्रौद्योगिकीय नवाचारों का सक्रियतापूर्वक क्रियान्वयन किया है। आगे चलते हैं। विद्यालयों के लिए सक्षम शासन और प्रभावी सेवा प्रदान सुनिश्चित करने के लिए ई शब्दकोश में शाला सिद्धि, बेस्ट, यूडाइस प्लस, ऑनलाइन मेघासॉफ्ट आदि अनेक स्वतंत्र प्रणालियां समेकित की है। यह राज्य में सभी विद्यालयों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रभावी प्रदान सुनिश्चित करने के लिए सभी मुख्य मापदंडों के अनुश्रवण के लिए एकल केंद्रीकृत सक्रिय प्लेटफॉर्म का काम करता है। 8 नंबर में चलते हैं। बिहार सर्वजन स्वास्थ्य अनुप्रयोग दूरदर्शी योजना यानी भव्या, बिहार सर्वजन स्वास्थ्य अनुप्रयोग दूरदर्शी योजना सर्व सुविधा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है जो बिहार के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के रोज के काम में सहयोग करती है और रोगियों के निबंधन से लेकर उनको केंद्र से छोड़ने तक के OPD और IPD के सारे कार्यों को सुव्यवस्थित करती है। वहीं पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन और कम वजन वाले होने की सक्रिय पहचान करने तथा पोषण सेवा प्रदान करने की अंत तक ट्रैकिंग करने के लिए किया जा रहा है। ये होगा टॉपिक नंबर 7 खत्म। टॉपिक नंबर 8 में चलते हैं। हम आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं कि जितना भी योजना इकोनॉमिक सर्वे और बजट में कवर होगा हम सब योजना को एक जगह इकट्ठा करके 1-2 वीडियो में सारी योजना को कवर कर देंगे ताकि मेंस में, PT में कहीं भी वो योजना है तो आप लोग उसको पढ़ पाएँ, लिख पाएँ अच्छे से। आगे चलते हैं। अध्याय 8 विद्युत क्षेत्र।
विगत दशक में बिहार में बिजली की मांग काफ़ी बड़ी है। बिजली की मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 100% विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की है, जिससे ऊर्जा की कमी लगातार घट रही है। वर्ष 2022-23 में वस्तुतः 434.4 करोड़ यूनिट ऊर्जा अधिशेष दर्ज हुआ और 2017-18 से 2023-24 के बीच चरम मांग लगभग 1.4 गुना बढ़ी, जबकि इस अवधि में बिजली की आपूर्ति भी 1.5 गुना बढ़ी। राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की काफ़ी मांग हो रही है और बिजली के कुल खपत में इसका 41% हिस्सा अनुमानित है। वहीं ऊर्जा की कुल खपत में कृषि कनेक्शनों का 13% हिस्सा अनुमानित है, जबकि शेष 46% हिस्सा औद्योगिक, व्यावसायिक और गैर घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो बिजली का खपत है, ऊर्जा का खपत है, वो औद्योगिक, व्यावसायिक और गैर घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जाता है। इस चीज़ को याद रख लेना। ऑप्शन दे देगा कि घरेलू उपभोक्ता सबसे ज़्यादा बिजली खपत करते हैं, कृषि में सबसे ज़्यादा खपत होता है, तो नहीं। खपत ऊर्जा यानी बिजली का सबसे ज़्यादा खपत 46% हिस्सा औद्योगिक, व्यावसायिक आदि गैर घरेलू उपभोक्ता में होता है और 41% हिस्सा घरेलू उपभोक्ता खर्च करते हैं और कृषि कनेक्शन में 13% हिस्सा खर्च होता है। नंबर 3, राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2012 में 134 किलोवाट आवर से लगभग तिगुनी होकर 2024 में 363 किलोवाट आवर हो गई है। गत 12 वर्षों से इनमें 229 किलोवाट आवर की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय रूप से बिहार में काफ़ी प्रगति हुई है और सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक AT&C ह्रास 2012-13 के 45% से घटकर 2023-24 में सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास जो है वो घट गया है, 21.7% हो गया है। राज्य द्वारा ऊर्जा की सतत आपूर्ति की प्रतिबद्धता विद्युत संरचना नेटवर्क में सतत संरचनात्मक विकास से स्पष्ट है। ग्रिड उपकेंद्रों की संख्या 2005 में 45 से बढ़कर 2024 में 179 हो गई है, जबकि संचरण लाइनों की लंबाई 2005 से 5000 सर्किट किमी से बढ़कर 2024 में 20,393 सर्किट किमी पहुँच गई है। इन विकासों के जरिए लोगों और उद्यमों द्वारा बिजली की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराने के लिए मजबूत बुनियाद रखी गई है। आगे चलते हैं। बिहार में केंद्रीय संचरण जनित ह्रास को छोड़कर बिजली का उत्पादन और खरीद 2020-21 के 3207.1 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2023-24 में 4729.5 करोड़ यूनिट हो गई है, जिसका अर्थ है 3 वर्षों में 1522.4 करोड़ यूनिट की वृद्धि है। बिजली की खपत बढ़ने के साथ साथ राजस्व प्राप्ति भी बढ़ी है। वर्ष 2020-21 में इसके व्यय के 88.1% की पूर्ति होती थी और 2023-24 में 91, मतलब जितना बिजली में खर्च होता था तो उसमें से 88.1% की पूर्ति हो जाती थी सरकार को। बाकी जो बचा 11.9% जो बचा वो क्या होता था कि सरकार अपने जेब से देता था। लेकिन 2023-24 में क्या हुआ कि 95.1% की पूर्ति हो जा रही है, यानी कि 3.4.9% के आसपास जो है वो सरकार अपने पॉकेट से देती है। विद्युत उत्पादन के मामले में केंद्र सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप राज्य का ध्यान भी नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने पर है। इस बीच अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए संचरण अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में लगभग 1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन की योजना है। आगे चलते हैं। 9 नंबर ग्रामीण विकास में चलते हैं। ग्रामीण विकास जीविका बिहार में सीमांत समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में संलग्न है। सितंबर 2024 तक 1063.5 हजार स्वयं सहायता समूह और 71.1 हजार ग्राम संगठन गठित हुए। वहीं बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ऋण संपर्क सहित 2198.4 हजार ऋण संपर्कों के जरिए कुल 46.9 करोड़ रुपए का संचित ऋण दिया। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए जीविका ने महिला प्रधान उद्यमों को व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए 2023-24 में एक पायलट परियोजना शुरू की है। यह हस्तक्षेप स्वयं सहायता समूहों को अपने व्यवसायों के आवश्यक धनराशि पाने में सक्षम बनाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस पायलट परियोजना को पटना, वैशाली और नालंदा जिले में शुरू किया गया। तो पायलट परियोजना जीविका के लिए, किसके लिए? तो हस्तक्षेप स्वयं सहायता समूहों को अपने व्यवसायों के लिए आवश्यक धनराशि पाने में सक्षम हो, इसके लिए एक पायलट परियोजना पटना, वैशाली और नालंदा जिलों में शुरू किया गया है, जिसका विस्तार 14 जिलों के 70 प्रखंडों में हो गया है। सितंबर 2024 तक बैंकों ने 4846 उद्यमों के लिए ऋण स्वीकृत किए हैं। आगे चलते हैं। सतत जीविका प्रोजन योजना के तहत 2,01,218 परिवारों की पहचान करके उन्हें आमदनी वाले कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस पहल का लक्ष्य चिन्हित परिवारों में आत्मविश्वास पैदा करना तथा उद्यम कौशल विकसित करना है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद हर लक्षित परिवार को आजीविका निवेश कोष के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये आवंटित किए जाएंगे। जब प्रशिक्षण कर लेगा तो 2 लाख रुपये। हालांकि मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्डों की संख्या में कमी आई है। अब याद रख लेना है, मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड की संख्या में वृद्धि हुई है तो गलत हो जाएगा। मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड की संख्या में कमी हुई है। क्या हुई? कमी हुई है।
ठीक है, ये हो जाएगा सही है। 2019-20 के 177.6 लाख से घटकर 2023-24 में 136 लाख रह गई है। लेकिन रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 2019-20 के 33.7 लाख से बढ़कर 2023-24 में 48.2 लाख हो गई है। साथ ही मिले रोजगार के दिनों की संख्या भी बढ़ी है और 2019-20 के 1,416.2 लाख व्यक्ति दिवस में 55.7% बढ़कर 2023-24 में 2,205.3 लाख दिवस पहुंच गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गृह स्थल वितरण योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग को 18,297 और पिछड़ा वर्ग को 10,058 गृहविहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। उनमें से अति पिछड़ा वर्ग के 14,617 और पिछड़ा वर्ग के 7,789 परिवारों को जमीन उपलब्ध कराएगी। मतलब प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना और गृह स्थल वितरण योजना, तो बिहार सरकार की योजना होगी प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और गृह स्थल वितरण योजना। इसके तहत गृह स्थल वितरण योजना के तहत जमीन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति उप योजना के लिए 204.56 लाख रुपए का आवंटन किया गया। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 15,075 और 59,658 महादलित गृहविहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। उनमें से 11,436 अनुसूचित जाति और 59,003 महादलित परिवारों को जमीन उपलब्ध कराई गई है। जल वितरण प्रणाली के दुकानों की संख्या 2021 के 48,512 से बढ़कर 2024 में 49,000 हो गई। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व वाली जल वितरण प्रणाली की दुकानों का हिस्सा 2022 और 2024 के बीच बढ़ा है। वर्ष 2023-24 में 1,086.7 हजार टन गेहूं और 3,924.9 हजार टन चावल का आवंटन हुआ है, जिसमें से 1,079.9 हजार टन गेहूं और 3,911.5 हजार टन चावल का उठाव हुआ है। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए 2023-24 में राज्य योजना शीर्ष से स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं 2024-25 में इसके लिए राज्य योजना शीर्ष से 636 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। सितंबर 2024 तक 1474 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया और 1463 भवन संबंधित पंचायतों को सौंप दिए गए हैं। श्यामा मुखर्जी योजना आ गया यहाँ पे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत प्रस्तावित कार्यों की संख्या 2020-21 के 579 से बढ़कर 2024-25 के सितंबर 2024 तक 2,633 तक पहुंच गई है। वर्ष 2024-25 में गंभीर अंतराल कोष के जरिए 52.3 करोड़ रुपए का पूरक वित्त पोषण उपलब्ध कराया गया। सितंबर 2024 तक 827 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो मिशन में काफ़ी प्रगति को सूचित करती है। नगर विकास में चलते हैं। अध्याय 10 नगर विकास। नगर विकास और आवास विभाग का बजट आवंटन 2019-20 से 2023-24 के बीच 227% बढ़कर 3,587.6 करोड़ रुपए से 11,742.6 करोड़ रुपए पहुंच गया। बस हम लोगों को बस इतना दिमाग में रखना है कि ज़्यादातर चीज़ें तो बढ़ रही हैं, जो घट रही हैं उसी को दिमाग में रख लेना कि अच्छा ये घटा, बाकी सब तो बढ़ा है। अमाउंट याद नहीं रखना कितना अमाउंट हम पढ़ दे रहे हैं, बस कि आप लोग सुन लीजिए आंख बंद करके कि अच्छा ये इकोनॉमिक सर्वे में चल रहा है बस। गत 5 वर्षों में आवंटित बजट की तुलना में व्यय का प्रतिशत भी काफ़ी बढ़ा है और 2019-20 के 34.3% से 2023-24 में 77.4% हो गया है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना आ गया यहाँ पे। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत क्या हो गया, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत 30 सितंबर 2024 यानी मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत 30 सितंबर 2024 तक 18.47 लाख परिवारों को अपने परिसर में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। वहीं नगर स्थानीय निकायों और ब्यूडकों ने योजना का क्रियान्वयन 3,398 से 3,158 वार्डों में किया है। 14.58 लाख परिवारों को पाइप से जलापूर्ति का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 2023-24 के लिए कुल व्यय 473.7 करोड़ रुपए था। खासकर मल जलवाही नेटवर्क पर व्यय 279.95 करोड़ रुपए और मल जल उपचार संयंत्र सहित नालियों के अवरोध तथा मार्ग परिवर्तन पर 190.74 करोड़ रुपए था। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने वर्षा जल निकासी योजना की 2,646.37 करोड़ रुपए की कुल व्यय वाली 25 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया, जिसमें से 1,218.11 करोड़ रुपए वितरित किए गए। अब आगे योजना आ गया फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या 5154 थी और 2023-24 में 48,296 नए सदस्य जुड़ गए। वहीं इस अवधि में 181 क्षेत्र स्तरीय संघ और 4 नगर स्तरीय संघ स्थापित हुए। साथ ही 3653 स्वयं सहायता समूहों को चक्रानुसारी कोष मिला है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 3,402 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, जिसमें से 872.50 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने और 2,529.59 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। वहीं परियोजना के लिए 2024-25 में 380 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो पटना मेट्रो के लिए राज्य सरकार ज़्यादा पैसा दे रही है, इस चीज़ को भी याद रखना है। आगे चलते हैं। नगर निकायों के लिए राजस्व के दो प्रमुख स्रोत। नगर निकायों के लिए राजस्व के दो प्रमुख स्रोत क्या है, इसको याद रखना है। स्वार्जित आय और बाहरी स्रोतों से आय। तो नगर निकायों के लिए राजस्व के दो प्रमुख स्रोत हैं। एक स्रोत है कि स्वार्जित यानी कि खुद से अर्जित आय, और एक बाहरी स्रोतों से अर्जित आय है। तो वर्ष 2023-24 में कुल 14,031.7 लाख रुपए के स्वार्जित आय से होल्डिंग कर का 70.9% योगदान है। वहीं राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण बाहरी स्रोत राजस्व अनुदान थे, जिसका 2023-24 में बाहरी स्रोत में कुल योगदान 76.8% का था। तो यहाँ पे बस याद ये रखना है कि दो तरह से नगर निकायों को आय होता है, स्वार्जित आय और बाहरी स्रोत आय। तो हम कैसे यूज करेंगे, जैसे नगर निकाय के बारे में या बिहार राज्य को कैसे तरक्की दें, या इस टाइप से कुछ आता है कि बिहार को में और क्या कर सकते हैं, बिहार को तरक्की करने के लिए, बिहार को और डेवलप बनाने के लिए और विकसित बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक लिख सकते हैं कि नगर निकायों को दो तरह से आय होता है, एक तो स्वार्जित आय होता है और बाहरी स्रोत से आय होता है। तो जो स्वार्जित आय है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है और सरकार को भी अनुदान देना चाहिए, ऐसे करके लिख सकते हैं, बढ़ाना चाहिए ऐसे करके। अब अध्याय 11 में चलते हैं, वित्तीय संस्थाएं। विभिन्न वित्तीय गतिविधियों को आधार प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाएं अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे कम खर्च पर आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराती है, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाती है और आर्थिक विकास में तेजी आती है। रकम उधार देने के अलावा ये संस्थाएं ऐसी सेवाएं भी प्रदान करती है जिससे सुनिश्चित और विनियमित वित्तीय लेन देन सुनिश्चित होती है। वित्तीय संस्थाओं के बारे में देखिए, सब कितना बढ़िया जो है ये, देखिए कितना बढ़िया जो है ये परिभाषा दिया है कि वित्तीय संस्थाएं क्या करती हैं। तो विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के बारे में, तो वित्तीय संस्थाएं, जैसे वित्तीय संस्थाओं से रिलेटेड कुछ मेंस में क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग वित्तीय संस्थाओं की परिभाषा लिखेंगे। तो लिखेंगे वित्तीय संस्थाएं विभिन्न वित्तीय गतिविधियों को आधार प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाएं अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कम खर्च पर आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराती है, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाती है, आर्थिक विकास में तेजी लाती है। रकम उधार देने के अलावा ये संस्थाएं ऐसी सेवाएं भी प्रदान करती है जिससे सुरक्षित और विनियमित वित्तीय लेन देन सुनिश्चित होती है। अब देखिए आप कीजिएगा, वित्तीय संस्थाएं भौतिक उपस्थिति वाले पारंपरिक स्थानों से डिजिटल अवसंरचना की ओर बढ़ रही है, जिससे उनके लिए खर्च घटाने के साथ साथ सुदूर क्षेत्रों के ग्राहकों सहित अधिक ग्राहकों तक पहुंच बनाने की गुंजाइश बनती है। भारत के तेज विकास का मुख्य उदाहरण एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और इंटरनेट तथा मोबाइल बैंकिंग का व्यापक उपयोग है। पूरी सेवाएं देने वाले पारंपरिक बैंकिंग शाखाओं की तुलना में ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने से राज्य में बैंकिंग परिदृश्य में काफ़ी बदलाव आया है। बिहार में 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2024 के बीच ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या 20,994 से 174.3% बढ़कर 57,589 हो गई है। इसके विपरीत पूरी सेवाएं देने वाली शाखाओं की संख्या महज 6% बढ़ी है, 7,589 से 8,045 पहुंची है। मतलब बैंक शाखाओं की संख्या मात्र 6% बढ़ी है, लेकिन जो वित्तीय ग्राहक सेवा केंद्र है उसकी संख्या बढ़ गई है। यह बदलाव राज्य में वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के मुख्य माध्यम के बतौर ग्राहक सेवा केंद्रों के महत्व पर प्रकाश डालता है। 31 मार्च 2024 के राज्य बैंकों में मतलब 31 मार्च 2024 को राज्य में बैंकों की 8,045 शाखाएँ थी। गौरतलब है कि इनमें से 46.9% शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में, 31.7% अर्ध शहरी क्षेत्रों में और 21.4% शहरी क्षेत्रों में थी। तो सबसे ज़्यादा बैंक की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में है, फिर शहरी क्षेत्रों में है, फिर शहरी क्षेत्रों में, याद रख लेना है। राज्य में सबसे बड़ा नेटवर्क सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक का है। सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का है, जिनकी 3,979 शाखाएं, 8,045 में 3,979 शाखाएं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की हैं। इसके बाद 2,105 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र बैंक की हैं और 1,329 शाखाएं निजी बैंकों के हैं। वहीं सहकारी बैंकों को 290 और लघु वित्त बैंक संख्या 300। सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक बैंक है, मतलब सबसे ज़्यादा
आप कीजिएगा सबसे ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, फिर उसके बाद क्षेत्रीय, सबसे ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, फिर निजी बैंक है, फिर सहकारी बैंक है, फिर लघु वित्त बैंक है। कौन ऑप्शन आ सकता है कि मतलब घटते क्रम में बढ़ते क्रम में सजाइए कौन कौन सा बैंक भारत बिहार में किस हिसाब से है। तो सबसे ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र का बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, फिर सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, फिर ग्रामीण है, ग्रामीण है, ग्रामीण है, तब निजी है, फिर सहकारी है, फिर लघु वित्त बैंक है। इस चीज़ को याद रख लेना है। सितंबर 2024 में बिहार के बैंकों द्वारा कुल संग्रहित जमा 5.27 लाख करोड़ रुपए था, जबकि इन संस्थानों द्वारा दिए गए अग्रिमों को के 2.97 लाख करोड़ रुपए पहुंचने से ऋण जमा अनुपात 56.3% हो गया। तो ऋण जमा अनुपात क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि बिहार में 100 रुपये जमा हुआ हमने आपने 100 रुपये बैंक में जमा किया, इस 100 रुपये में से 56.3 रुपया जो है वो ऋण दे दिया जाता है बिहार में। जबकि साउथ इंडिया के राज्यों में 100 रुपये में से ये 105.10% है। तो ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी ना ज़्यादा ऋण मिलेगा, लोगों को ज़्यादा ऋण मिलेगा तो राज्य तरक्की करेगा। तो इस चीज़ पे याद रखना है। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए, राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऋण, हमारा राज्य का पैसा किसी और राज्य में क्यों जा रहा है। जब हमारे राज्य के लोग पैसा जमा कर रहे हैं तो हमारे राज्य का पैसा किसी राज्य में क्यों जा रहा है। हमारा ऋण जमा अनुपात 56.3% क्यों है, हमारा ऋण जमा अनुपात, हमारा पैसा किसी और राज्य में ऋण के लिए क्यों जा रहा है। इस चीज़ों को राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही राज्य में ऋण के साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात विगत 5 वर्षों में लगातार बढ़ा है और 2019-20 के 27.5% से बढ़कर 39.3% 9% हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिहार में वार्षिक ऋण योजना का तय लक्ष्य 2.6 लाख करोड़ था और उपलब्धि 96.3% थी। वह 31 मार्च 2024 को राज्य में दो सबसे बड़े बैंक समूह व्यावसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की एनपीए क्रमशः 5.9% और 23%। मतलब याद रखना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एनपीए ज़्यादा है और व्यावसायिक बैंक का एनपीए ज़्यादा है। अब याद रखना सबसे ज़्यादा बैंक कौन है, तो व्यावसायिक। अब देखिए यहीं पे हम लोग वीडियो का सार को ख़त्म करते हैं। सबसे ज़्यादा व्यावसायिक बैंक, सबसे ज़्यादा बैंक व्यावसायिक है, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसके बाद निजी बैंक है, उसके बाद हमारे पास निजी बैंक है, उसके बाद हमारे पास सहकारी बैंक है, उसके बाद हमारे पास लघु वित्त बैंक है, सबसे कम लघु वित्त बैंक है। और व्यावसायिक बैंक का जो एनपीए है वो कम है, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एनपीए ज़्यादा है। तो एक और ऑप्शन है जिसे कहीं हम लोग लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के एनपीए को भी कम करने की ज़रूरत है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के एनपीए को भी कम करने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ये हमें लगता है ये इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो 8, 9, 10 वीडियो तक भी हो सकता है। तो मैंने इसके लिए प्लान किया है कि हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद बजट पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक वीडियो 1-1.5 से 2 घंटे का इकोनॉमिक सर्वे का और 1.5 से 2 घंटे का एक बजट का ला देंगे, ताकि ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से में काम आ जाएगा। और जो 1.5 से 2 घंटे का जो वीडियो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का लाएंगे और 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बजट का लाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि हम लोग पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर हो जाएगा। तो पीटी के समय हम लोग सिर्फ उसको देख कर रिविजन करके चल देंगे और मेंस के समय हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे, बीच हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे, हमारा काम होता रहेगा। चलिए ठीक है, फिर ओके, अगले क्लास में मिलते हैं।